इंडिया में एक एगमार्क एक्ट आया था। एगमार्क एक्ट, एगमार्क एक्ट, ये बेसिकली एग्रीकल्चर मार्केटिंग से था। दिस इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये 1937 में आया था। मैंने बोला था कि ये ऐसे फैक्ट्स हैं, रैंडम है, लेकिन सब पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो आपको सिंपली इनके बारे में बस लिखते जाना है। लिख लो एगमार्क एक्ट 1937, एगमार्क एक्ट 1937 आज़ादी के पहले आया है। नेक्स्ट, आपने कई सारी जगह पे आईएसआई सर्टिफिकेशन देखा होगा, ठीक है? ऐसा लिख रहा था ना, आईएसआई 9001, 2008, ऐसे कई सारी चीज़ों पे देखा होगा, कई सारे प्रोडक्ट्स पे देखा होगा। तो ये जो आईएसआई है, इसका नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, आईएसआई डैश लगा के। क्या आईयूएस? कहीं की चीज को कहीं मत लाया करो, स्पेशली जब लिखा रहा हूं तब। डैश लगा के 1947, 1947। देन आपने एक सुना होगा BIS। BIS मतलब क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब BIS में, इसमें जो एक्ट आया है, ये आया है 1986। एक्ट कब आया है? 1986। और BIS को एस्टेब्लिश किया गया है 1987। तो दोनों ही डेट अलग हैं, 1987। नेक्स्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन डैश लगा के हैदराबाद, हैदराबाद। अच्छा, तुम्हें अगर याद हो तो मैंने तुम्हें एक पढ़ाया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, याद है? और उसके अंदर हमने देखा था 8 सब मिशंस थी। तो जो 8 सब मिशंस हैं वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। वहाँ मैंने एक तरीका याद कराया था तुम्हें, अगर याद हो तो। याद है कैसे करा था हमने? वेगा। कैसे याद करा था? उसके अंदर हम क्या बोला था? 8 मिशंस थी। ये दोनों लॉन्च हुए हैं 2011 और ये हुआ है 2014। और जो रिमेनिंग वाले हैं वो 2010। मतलब वाटर और एनर्जी ये लॉन्च हुए हैं 2011। देन ग्रीन इंडिया एंड एग्रीकल्चर ये लॉन्च हुए हैं 2014। और इसके अलावा जितने भी वो लॉन्च होंगे 2010। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं लिखा नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट, आपको याद हो तो मैंने एक और इंस्टीट्यूट की बात करी थी। एक इंस्टीट्यूट है, तुम इसका नाम याद रखना, कई बार पूछा गया है, CAZRI। इसका मतलब होता है सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे एरिया जहाँ पानी कम गिरता है उनको हम क्या बोलते हैं? एरिड। अब ये जो एरिड जोन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे बनाया गया है? जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। जोधपुर तुम्हें पता है ना, ऐसा एरिया है जो मारवाड़ में आता है। और मारवाड़ कौन सा एरिया है? डेजर्ट। जयपुर, जयपुर मतलब एक नॉर्मल उसमें आ जाएगा, वो डेजर्ट में नहीं है। उदयपुर, उदयपुर तो अरावली वाला एरिया है।
और जोधपुर ये आपका डेजर्ट एरिया के अराउंड वाले आने वाला एरिया है। तो अब एरिड हमें इंस्टीट्यूट बनाना हो तो कहाँ बनाएंगे? जोधपुर। नेक्स्ट, एनविस, ENVIS, इसका फुल फॉर्म लिख लो, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डैश लगा के 1982 मुंबई, 1982 मुंबई। अच्छा, आपको मैंने इन्वायरमेंट के कई सारे अवार्ड्स भी पढ़ाए थे, अगर तुम्हें याद हो तो। याद है? जैसा एक हमने देखा था ग्लोबल 500 अवार्ड, याद होगा। एक हमने बोला था कौन सा? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो पहले जिसका नाम हुआ करता था ग्लोबल 500, अभी उसका नाम क्या हो गया है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। अभी आपको दिखाई देगा कि इसमें कई सारे जो इंडियंस हैं इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। जैसे याद करो, हमने बोला था कि 2003 में विंदेश्वरी पाठक को मिला था, ये इसको मिला था विंदेश्वरी पाठक। 2018 में मिला हुआ है नरेंद्र मोदी को। और इस बार अभी रिसेंट में अभी ये मिला था सुप्रिया साहू। किसको मिला था? सुप्रिया साहू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अवार्ड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो अभी नहीं लिखा रहा हूँ। देन इसके अलावा एक और है, टाइलर अवार्ड है एक। कौन सा अवार्ड है? टाइलर। वो भी उस समय लिखा हुआ है, डोंट वरी, मत लिखो, अभी उधर लिखा हुआ है हमने। टाइलर अवार्ड को हम बोलते हैं इन्वायरमेंट का नोबेल। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट का नोबेल। तो ये भी पूछा गया है। देन एक और कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला। कौन सा था? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ये क्या होती है मैं फिर से बता देता हूँ। क्या होता है ना, हमारे पास में अपना अगर याद हो, हमने फूड चेन देखा था। फूड चेन में क्या था कि सबसे नीचे कौन होते हैं? फूड चेन याद है? सबसे नीचे कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। उसके ऊपर कंज्यूमर्स, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर्स। ये कुछ इस तरह से है। तो अब यहाँ पे इकोसिस्टम में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करना है, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और पूरी एनर्जी ऐसा नहीं है कि जो है जो ट्रांसफर हो जाएगी, एक सर्टेन पार्ट हीट ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा कि जो भी एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस की, प्रोड्यूसर्स ने, उसका कुछ पार्ट अपने पास भी रखेंगे ताकि इनकी ग्रोथ हो सके। है या ना? पेड़ पौधे जो भी उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस की उसका सर्टेन पार्ट अपने पास में रखते होंगे कि नहीं, जिससे ग्रोथ वगैरह हो सके। तो यहाँ पे दो तरह की प्रोडक्टिविटी की बात होती है। एक होती है ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और दूसरी होती है नेट प्रोडक्टिविटी। अच्छा, ग्रॉस से नेट निकालने का कंसेप्ट हमेशा यही रहेगा कि ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? डेप्रीसिएशन। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा ये। अगर हमें जीडीपी से एनडीपी निकालना होता था तो क्या करते थे? पढ़ लिया ना इकोनॉमिक्स? अच्छा, अभी नहीं पढ़ा तो उसमें आएगा। तो तुम अभी इतना याद रख लेना, जब भी ग्रॉस से नेट निकालना है, क्या निकालना है हमें? ग्रॉस से नेट। तो हम कैसे निकालते हैं? नेट निकालने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? इसको आसान सी भाषा में, हालांकि इसको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में तो अलग तरह से समझते हैं। यहाँ पे तुम्हें मान लो कि जो भी लॉस हो रहा है, जैसे जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उनको खुद की ग्रोथ भी करनी है, खुद की सेल्स के बढ़ावा भी करना है, तो इस सब क्रम में एक सर्टेन एनर्जी का लॉस इनको होगा। और जो एनर्जी को लॉस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो अब यहाँ दो तरह की प्रोडक्टिविटी होगी, एक ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और दूसरी नेट प्रोडक्टिविटी। अब मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें इसमें याद रहे कि जब भी प्रोडक्टिविटी की बात होगी। अच्छा, याद करो, प्रोडक्टिविटी में सबसे टॉप पे कौन होते थे? प्रोडक्टिविटी में सबसे टॉप पे कौन होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपसे ना सीक्वेंस पूछा गया है कि बताओ कौन से ऐसे हमारे एरियाज हैं या कौन से ऐसे यू कैन से जोन्स हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी हाई है या लो है,
तो एक काम करते हैं, इन इकोसिस्टम्स की एक पूरी मैं आपको सीक्वेंस लिखा देता हूँ। सीक्वेंस समझ रहे हो, हाई टू लो, ताकि कभी आपसे पूछा जाए तो फिर तुम्हें पता हो। लिखवाया क्या? बस, तो फिर वहां पे लिखा ही दिया है, क्योंकि ये भी पूछा गया है। अगर लिखवा दिया है तो वहां से देख लेना, वही वाला आपका सीक्वेंस है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी होती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सबसे कम डेजर्ट्स। ठीक है, तो इनने एक्चुअली किया गया है कि 4 ऑप्शंस दिए आपको और पूछ लिया कि बताओ कौन सी ऐसे जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे हाई है, या फिर पूछा किसकी सबसे लो है। तो इन एनी के सबसे बन जाएगा, हमने पीछे सीक्वेंस लिखा हुआ है पूरा। नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपको गैंग डॉल्फिन के बारे में भी पढ़ाया ही था, है ना? ये हमारा कौन सा एनिमल है? नेशनल एक्वेटिक एनिमल। उसको हम बोलते हैं टाइगर ऑफ गंगा। क्यों बोलते हैं टाइगर? प्रेडेटर है, दूसरी मछलियों को खा जाती है, दूसरे एनिमल्स को खा जाएगी। तो इसको हमने 2009 में शेड्यूल किया था, और 2010 में 2009 में इसको हमने घोषित कर दिया था, मतलब 9 से इसको हमने डिक्लेयर कर दिया एज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट, एक इको मार्क होता है, इको मार्क। इको मार्क आई थिंक आपने देखा भी होगा, ग्रीन कलर का डॉट लगा रहता है कई बार। इको मार्क मतलब बेसिकली ये दिखाता है कि ये प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली है। क्या होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इको मार्क डैश लगा के 1991, 1991, इसका मतलब इको मार्क की स्टार्टिंग इंडिया में कब से हुई है? 1991। इको मार्क का मतलब किससे होता है? एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको मार्क हमेशा उनमें ही होगा जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे। आगे डैश लगा के बाय BIS, बाय BIS। BIS क्या है? पीछे पढ़ा था हमने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बाय BIS। नेक्स्ट, अच्छा डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सुना है बेटा? मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ क्लास में, काफी टाइम, कितने टाइम बाद? मतलब मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कोई चेहरा क्लास में आता था। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इनके साथ में और भी कई सारे टाइटल्स जुड़े हैं, वैसे इनको भारत रत्न भी मिला है। मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लगभग आप जो सिविलियन अवार्ड्स हैं वो सब मिले हैं। पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, इनको भारत रत्न मिला है, इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड का आपने नाम नहीं सुना होगा, ये साइंस की फील्ड में दिया जाता है। तो ऐसे इनको कई सारे अवार्ड मिले हैं। इनके लिए एक और वर्ड बोला जाता है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, ये अगेन मैं अभी तक जो भी आपको लिखा रहा हूँ ना, ये सब पूछे गए क्वेश्चन से ही ध्यान रखना। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, इकोनॉमिक इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, डैश लगा कर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज होती है ब्लू फ्लैग। क्या होता है? ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग क्या है वो समझ लेना पहले। ब्लू फ्लैग, एक्चुअली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है जो बीच होते हैं ना, बीच, उनको दिया जाता है। समुद्र के तट पर जो बीच होते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। 1985 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसमें होता क्या है कि जो ऐसे बीचेस होते हैं जो आपकी काफ़ी क्लीन होते हैं, जहाँ एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन किया जाता है, एनवायरनमेंट का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, जहाँ पानी गंदा नहीं है। आर यू गेटिंग इट? गंदा ना होने का मतलब क्या होता है? पोल्यूशन नहीं हुआ है, रहेगा तो वो खारा ही क्योंकि सी वाटर है, लेकिन पोल्यूशन नहीं हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इनको दिया जाता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि देखो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की स्टार्टिंग कब से हुई? 1985।
देन उसके बाद में अच्छा इसको देता कौन है, इसको एक एनजीओ है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, FEE के नाम से। और इंडिया का पहला कौन सा ऐसा बीच था, तो वो था पुरी बीच। कौन सा था, पुरी। पुरी समझ रहे हो कहाँ पे, उड़ीसा, ठीक है, लिख लो। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डैश लगा के, it was started in 1985 by NGO Foundation for Environment Education, Foundation for Environment Education, FEE, Foundation for Environment Education, Puri is the Puri जगन्नाथपुरी नाम सुना होगा, कहाँ पे है, उड़ीसा। पुरी ब्रैकेट में 2018 is the first beach of India with blue flag, ठीक है। देन अच्छा जलकुंभी का नाम सुना है इसको, इसको इंग्लिश में आइकॉर्निया बोलते हैं। एक जलीय घास होती है, जैसे हमारे नॉर्मल उसमें घास जम जाती है कि नहीं, ऐसे पानी में भी घास जम जाती है, आइकॉर्निया बोला जाता है, इसके हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं। अब मैं आपको क्यों ही बता रहा हूँ ये, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल में बहुत ज़्यादा फैल गई है, स्पेशली वाटर बॉडीज हैं उनमें। जब ये ज़्यादा फैल जाएगी तो ये दूसरों को ग्रो नहीं होने देगी, तो ओवरऑल हमारे इकोसिस्टम से अफेक्ट होंगे। तो बस आपसे ये पूछा गया था कि किसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो लिख लो आइकॉर्निया, ए है आइकॉर्निया, डैश लगा के टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, बड़े रैंडम से फैक्ट आएंगे लेकिन आपको तो भी ये सब लिखते जाना है। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972। एक्चुअली तुम्हें स्टॉकहोम समिट याद होगी, कब हुई थी, 1972, उसी में ये रिपोर्ट आई थी द लिमिट टू ग्रोथ। उसमें बोला गया कि हमें ग्रोथ तो करना है, डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, ये दायरा है, इसको हमें क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, तो मैं SDG तो पूरे याद कराए थे मैंने, याद है, बताओ SDG 11 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल सिटीज। SDG 7 किससे रिलेटेड है, एनर्जी। SDG 3 किससे रिलेटेड है, SDG 3 याद है, भूल गए। अच्छा क्या बोला था मैंने, एक बार और याद करा देता हूँ जाते जाते। क्या बोला था, सबसे पहले हमने क्या बोला कि अगर कोई गरीब नहीं होगा तो भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो पढ़ने जाएगा, और पढ़ने जाएगा तो क्या सीखेगा, जेंडर इक्वेलिटी। गरीब नहीं होगा मतलब जीरो पोवर्टी, तो SDG फर्स्ट कौन सा है, जीरो पोवर्टी। गरीब नहीं होगा तो भूखा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा मतलब नो हंगर, तो SDG 2 है आपका नो हंगर। फिर अगर अच्छा भूखा नहीं होगा तो हेल्थ अच्छी होगी, तो फिर क्या है, गुड हेल्थ। फिर हमने देखा कि अच्छा अगर वो अच्छी हेल्थ होगी तो कहाँ जाएगा, पढ़ने, पढ़ने जाएगा मतलब गुड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे।
देन अगला उसमें लास्ट में बोला गया क्या उसमें स्कूल जाके क्या सीखेगा, जेंडर इक्वेलिटी। फिफ्थ वाला किससे रिलेटेड है, जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, फिर हमने बोला था कि अच्छा पानी, पानी से हम बनाएंगे एनर्जी, एनर्जी से होगी ग्रोथ, और ग्रोथ होगी तो हम क्या करेंगे, इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्रीज को, ग्रोथ किसकी होगी, इंडस्ट्रीज की, और उससे क्या आएगा, तो उससे जो जो इनइक्वालिटी है वो कम हो जाएंगी। तो पानी से एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी से ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, इंडस्ट्रीज की, और उससे इनइक्वालिटी कम। अब पानी मतलब जो क्लीन वाटर है वो आता है SDG 6, देन क्लीन एनर्जी आती है SDG 7, देन 8 में आपको कौन सा मिल रहा था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और किसकी ग्रोथ, इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री एंड इनोवेशन किस में था, 9th। और 10th वाला हमने बोला इनइक्वालिटी कम होगी, तो रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, तो कितने याद हो गए आपको, 10। फिर हमने बोला कि जो सिटीज हैं, सिटीज को हमें क्या बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है। कैसी बनाना है, रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्लाइमेट चेंज के लिए। अगर रिस्पॉन्सिबल होंगी तो लाइफ बचाएंगी, किसकी, पहले लाइफ बचाएंगे जो पानी में डूब रहा है उसकी, नहीं मर जाएगा बेचारा, और उसके बाद में जो लैंड पे है उसकी। तो अब यहाँ से हमें 11 से 15 के बीच में याद होंगे। 11th वाला था आपकी सस्टेनेबल सिटीज, 12th वाला है रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटीज एंड सिटीजन्स, 13th वाला है क्लाइमेट चेंज, 14 वाला लाइफ बिलो वाटर, 15th वाला लाइफ ऑन लैंड, एंड 16, अब तो 15 तक याद हो गया हमें, ये सब मैं करा चुका हूँ वैसे, ऐसे ही याद करा रहा हूँ तो मैं फिर से। 16 वाले में हमें क्या चाहिए, पीस। 16 साल के होगा, डिस्टर्ब मत करो, ऐसा लगता है बहुत बड़े हो गए आप, डिस्टर्ब मत करो, तो क्या चाहिए, पीस। पीस वाला किसमें है, 16, और 17 हो गया, अब तो पार्टनर चाहिए, ठीक है, बाबू तो ना जादू टोना करना है, पार्टनर चाहिए, तो 17 वाला कौन सा हो गया, पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ये आपको 17 SDG हैं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। इस बार वाला भी प्रीलिम्स अगर आपने देखा होगा MP वाला, तो उसमें उन्होंने पूछा था SDG कितने हैं, 17, उसके जो सब टारगेट्स हैं वो है 169, तब मैं उस समय पढ़ा रहा तब भी बताया था मैंने, कितने सब टारगेट्स हैं, 169। तो आपसे एग्जैक्टली नंबर पूछा गया कि बताओ कितने सब टारगेट्स हैं SDG गोल्स में, तो कितने होंगे, 169। चलो तो आगे चलते, तो मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूँ, ये वाली चीजें ये आपको बता चुका हूँ पहले ही। हाँ, नेक्स्ट, जेनेटिक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, GEAC, GEAC। अबे GEC के बारे में दो तीन चीज आपको बता देता हूँ, वैसे शायद मैंने बताया था पहले भी, बताया था क्या। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होता क्या है कि जितना भी इंडिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग के काम होते हैं, जितना भी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा, जैसे सबसे फेमस एग्जांपल BT कॉटन वाला दिया था आपको मैंने, जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम होगा उसका पहले अप्रूवल हमेशा किससे लेना पड़ेगा, GEAC, ये इसके लिए अथॉरिटी है। अब इसमें आपने काम की बात किया है, देखो इसको बनाया गया है 1989, कब बनाई गई है, 1989, बट ये बनाई गई है अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। किसके अंडर बनाई गई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986। और जितना भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल्स होंगे सब कौन सी कमिटी देगी, यही वाली। जैसे BT कॉटन इंडिया में आपको पता है पैदा किया जाता है, तो BT कॉटन पैदा किया जाएगा, इसकी अथॉरिटी किसके पास, GEAC। लेकिन BT ब्रिंजल पर रोक लगाई गई है, तो उस पर रोक किसने लगाई, GEAC, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एनवायरमेंट डे तो 5 जून को मनाया जाता है, ये आप सबको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने जैसी बात नहीं है। देन नेचुरल फार्मिंग का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, नेचुरल फार्मिंग लिख लो, नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग
यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम लिख लेना, फुकुओका। फुकुओका नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जापानीज नेम है फुकुओका। नेक्स्ट, मैंने तुम्हें एक और टर्म पढ़ाई थी, ग्रीन वॉश, याद है? ग्रीन वॉश, जब कोई कंपनी ऐसे प्रेटेंड करती है कि हम एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सजग हैं, हम एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करते हैं, बट वो ऐसा एक्चुअल में नहीं कर रहे होते, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन वॉश। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे। डोडो कहाँ मिलता था? डोडो, ये भी बता चुका था। रेड पांडा कहाँ मिलता है? अरुणाचल, रेड पांडा अरुणाचल। लायन टेल्ड मैकॉक कहाँ मिलता है? ये कहाँ मिलता है? नीलगिरी। कौन से एरिया? कोई आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नीलगिरी वाले एरिया में मिलता है। क्या मिलता है? नीलगिरी। देन सीवकथॉर्न मैंने आपको बताया था। ये भी बताया, ये बताया। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज का कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो क्रायोजेनिक इंडिकेटर है? कौन सा इंडिकेटर है? क्रायोजेनिक, याद है? पहले तो क्रायोजेनिक समझाया था मैंने आपको। क्रायोजेनिक इंडिकेटर क्या होता है? ये क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अच्छा, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे होगा? आइस मेल्ट होने लगेगी। क्या मेल्ट होने लगेगी? आइस। और अगर आइस मेल्ट हो रही है, क्या दिखाएगा कि क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज। अच्छा, यहाँ एक वर्ड उन्होंने उपयोग कर दिया, क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक कुछ भी नहीं होता है। क्रायो मतलब होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। क्रायो मतलब क्या होता है? लो टेम्परेचर, काफी लो टेम्परेचर। तो जहां बर्फ जमी होगी वहां टेम्परेचर लो ही तो होगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ क्लाइमेट चेंज का क्रायोजेनिक इंडिकेटर कौन होता है, तो हम बोलेंगे आइस कोर। क्या बोलेंगे? वहां जो ऑप्शंस में दिया था वो था आइस कोर। कुछ भी आइस रिलेटेड आ जाए तो मान लेना आइस कोर में क्या आएगा, जैसे पोलर आइस हो सकती है, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, ये सब आइस कोर में ही आएंगे। सो यू कैन राइट क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, डैश लगा के आई स्कोर। देन ये प्रोटोकॉल से क्वेश्चन है, बट प्रोटोकॉल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। प्रोटोकॉल सब पढ़ा दिए मैंने आपको। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997। ये फोर्स में कब आया? ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन को लेके कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? एक वियना कन्वेंशन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, और किगाली एग्रीमेंट था। तो इन सबसे क्वेश्चन है, ये भी पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें ब्रंटलैंड कमीशन का बताया था? और ब्रंटलैंड कमीशन का एक और नाम था WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये भी पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? सी। कौन सा होता है? सी। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा होता है? वो भी सी या मरीन, जो भी लिखा जाए, सी और मरीन। ये भी पूछा गया है। तुम दोनों चुपचाप बैठे रहा करो, लास्ट क्लास में बाहर करना अच्छा नहीं लगेगा। आपस में बातें करना है बाद में। पिरामिड मैंने आपको पढ़ाया था। पिरामिड से क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बार बार नहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं कि कौन से का अपराइट होता है और कौन से का इन्वर्टेड। तो अपराइट और इन्वर्टेड इनसे क्वेश्चंस पूछे गए, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद में अल्फा बीटा गामा बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा गया है। ये अगेन हम पढ़ चुके हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है विटकर ने दिया था। किसने दिया था? विटकर। उस समय मैंने आपको बताया था। देन इसमें एक चीज लिख लो, एक पॉइंट जोड़ लो। बाय द ईयर 2030, बाय द ईयर 2030, 30,
UNCCD targets to eradicate desertification, next. 2011 डैश 20 डैश लगा के लिख लो, बायोडाइवर्सिटी डिकेड, इसको यूनाइटेड नेशंस ने बायोडाइवर्सिटी डिकेड डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी डैश लगा के जामनगर कहाँ है? गुजरात। जामनगर रिफाइनरी के लिए बहुत फेमस है ना, उस समय पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, तुम्हें याद होगा हमने बोला था कि इंडिया को नेट जीरो अचीव करना है बाय द ईयर 2070, तो ये भी पूछा गया है। लेकिन एक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका टारगेट है कि 2050 तक पूरे वर्ल्ड में नेट जीरो अचीव हो जाए। ये हमारा टारगेट नहीं है, किसका है ये? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो यू कैन राइट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी टारगेट्स टू अचीव net zero emission by 2050 next, बाकी अधिकतर ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीछे। हाँ, आपने साथ कभी एक सुना होगा कि एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल देखा गया था। क्या देखा गया था? ओजोन होल कैसे बनता है याद होगा? वो क्लीन हाउस, वो पूरी जो प्रोसेस थी हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली जो पूरी प्रोसेस थी, इसमें क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद में ओ अलग हो जाता था। तो एंटार्कटिका के ऊपर एक ब्रिटिश ग्रुप एक रिसर्च करने गया था, तो उनने ऑब्जर्व किया था इस बात को। तो ये ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1985, वो ईयर पूछा गया है। तो ओजोन होल फाउंड इन 1985। अच्छा, एल्यूमिनियम से ना एनवायरमेंट को ज़्यादा लॉस नहीं होता, नुकसान नहीं होता, इसलिए इसको ग्रीन मेटल भी बोलते हैं। तो एल्यूमिनियम डैश लगा के एनवायरमेंट फ्रेंडली डैश लगा के ग्रीन मेटल ठीक है। नेक्स्ट, आपने शायद सुना हो मेघालय में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं, कई सारे पेड़ होते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, उनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, उनको जड़ों को आपस में बांध के ब्रिज जैसे बना दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। क्या बोलते हैं?
लिविंग घर पे जाके ना अभी कोई ऐसा ब्लॉग देखना इसमें लिविंग रूट ब्रिज को दिखाया गया हो, तुम्हें बड़ा मज़ेदार सा लगेगा वो। जो चीज़ें आपको फैसिनेट करें उनके ब्लॉग देख लिया करो। उनसे क्या होता है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लियर हो जाती है और तुम्हें समझ में भी आ जाता है कि कैसे होगा। लिविंग रूट ब्रिज, तो लिविंग रूट ब्रिज में बार बार ये पूछा जाता है कि कहाँ मिलते हैं, तो आंसर होगा मेघालय। मेघालय। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जिनके बारे में आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इनका मैं ऐसी नाम लिखवा देता हूँ। जैसे कल मैंने आपको लिखवाया था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून। कहाँ पे है, देहरादून। आपसे पूछा जाए कि हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, लिखते जाओ, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, डैश लगा के शिमला, डैश लगा के शिमला। नेक्स्ट, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। असम में एक जगह है जिसका नाम है जोरहाट, जोरहाट ब्रैकेट में असम, जोरहाट असम। ठीक है, बाकी तो इसमें आपको आते हैं। मैं और देख लेता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत होगा तो और ऐड करा देता हूँ, बाकी वैसे मैक्स हो गया है। एक्ट एक्ट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब एक्ट तो कर लिया ना हमने सभी। जैसे फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, फॉर 1980, 1980, और उसके पहले 1927 फॉरेस्ट एक्ट। वाटर एक्ट का आपसे पूछा गया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पूछा गया है, बट ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। एक लिख लो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, डैश लगा के 2007, 2007 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972। नेक्स्ट, नेशनल गंगा अथॉरिटी, याद रखना सेंट्रल गंगा अथॉरिटी 1985 और नेशनल गंगा अथॉरिटी 2009। नेशनल गंगा अथॉरिटी डैश लगा के 2009, 2009 अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल, कोस्टल मतलब ये कोस्टल एरिया वाला, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसके लिए जो नियम आए थे 2011 में आए थे, तो डैश लगा के 2011, 2011। नेक्स्ट,
नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017-31, 17 से 31 के बीच में लागू होगा ये। एक को लिख लो 2021-30, 2021-30 यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, नेक्स्ट क्रैक समझते हो ना, क्रैक जैसे दरार पड़ जाती है वो वाला, क्रैकिंग गैस बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2, क्रैकिंग गैस SO2। इसका कारण ये है कि अगर SO2 को हम लगातार पत्थर के ऊपर फ्लो कराते हैं तो पत्थर में क्रैक डेवलप हो जाते हैं, पत्थर टूट जाता है, इसलिए इसको क्रैकिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट नेशनल हाइड्रोजन बोर्ड 2003, नेक्स्ट नेशनल फॉरेस्ट एक्ट अलग है और पॉलिसी अलग। तो फॉरेस्ट पॉलिसी हमारे यहाँ 2 बार आई है, 1952 एंड 1988, 1952 एंड 1988, ठीक है। अभी इसके बाद नहीं आई, तो अभी वर्तमान में रिसेंट कौन सी है, 88 वाली। जो एक पूछा गया था कि जो सेव इनिशिएटिव है किससे रिलेटेड है, तो सेव इनिशिएटिव कुछ नहीं है, सेव टाइगर बोला जाता है पूरा। क्या बोला जाता है, सेव टाइगर। तो ये टाइगर से ही रिलेटेड है, प्रोजेक्ट टाइगर था कि नहीं, उसी को बोला गया सेव टाइगर। तो बस वो ध्यान रखना कि सेव याद रखना कि सेव खाने वाला सेव नहीं है। हाँ, तो ये आप मान के चलो जो इसमें ऐसा हो सकता था मैंने आपको सब करा दिया है, ठीक है। फिर भी सजेशन यही रहेगा कि जो पढ़ा है उसको आप पढ़ते रहना, जो करंट वाली चीज़ें उनको पढ़ते रहना, कुछ नया अपडेट होता है उनको पढ़ते रहना, और जो PYQ हैं उनको सॉल्व करते रहना। इसके बाद सबके बावजूद भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपसे ना बने, स्पेशली प्रीलिम्स में, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बड़ा एम्बिट है, वो कुछ उठा के उल्टा सीधा पूछ देंगे, नहीं बनेगा। या मान के चलना अगर आपसे नहीं बनेगा तो दूसरों से भी बनेगा। यहाँ शंकर IAS की भी जितनी काम की चीज़ें वो सब मैंने कवर करा दी हैं उस बुक की, बाकी इसके अलावा जो आ सकती हैं वो भी कवर करा दी हैं, तो मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है। अब इससे आपका यही है कि जो मेंस में क्वेश्चंस आए एक बार उनको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, जो प्रीलिम्स में आए उनको करने का प्रयास करना, और इनकेस अगर कुछ नहीं बनता है आपसे तो बाकी आप पूछना, तो विल डिस्कस दैट, है ना। तो इसके साथ में आपका ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट होता है ख़त्म। लेकिन सब्जेक्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हम रजिस्टर बंद करके उसको उसमें रख दें। ये ध्यान रखना, ये गलती आप करते होगे, इनफैक्ट हर बार बच्चे करते हैं, हर बार करते हैं कि हमने बस रजिस्टर बंद किया कि ये हो गया, वो हो गया ऐसा मान लोगे तो आने वाले 6 महीने में सब भूल जाओगे। इसलिए बीच बीच में रिवाइज करते रहना, और जो सब्जेक्ट हो गए जो भी आपके हो गए उनमें आपकी कम से कम इतनी जिम्मेदारी है कि आप PYQ लगा लो। क्या लगा लो, PYQ। और अगर नहीं बन रहा है कुछ भी
तो अभी तुम्हारे पास में समय है, तुम आके पूछ सकते हो, तुम देख सकते हो, उन चीज़ों को पढ़ सकते हो। बाद में क्या होगा ना, ये समय नहीं होगा। तो PYQ जरूर कर लेना इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वाला जो होता है, जो कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जहाँ से पूछा गया था, अपने को जानना चाहिए थे। बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब वो हैं जो हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो उनको वापस से अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना था इसमें। बाकी इसके बाद में अब अगला सब्जेक्ट अपन कोई सा पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। अभी के लिए अपन इतना यहाँ पे ही एंड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट अ डे। और कुछ तो नहीं पूछना है इसमें, तो कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, या कुछ तुम्हारे माइंड में डाउट कन्फ्यूजन हो तो भी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन इसको ख़त्म करते हैं यहीं पे। कर पॉज कर दूँ।